नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात स्पेशल रिपोर्ट में शक्ति प्रदर्शन की। आज बंगाल से लेकर पंजाब तक शक्ति प्रदर्शन का दौर रहा। ममता बनर्जी 2024 के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं पंजाब में अपनी सियासी शक्ति दिखाने में सब जुट गए हैं। शक्ति बढ़े आगे, इसीलिए योगी कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है। आखिर सियासी बिसात पर चली जा रही चाल के सियासी मायने क्या हैं, आज विश्लेषण करें। ममता ने 2024 का ट्रेलर रिलीज किया। क्या मोदी के खिलाफ चेहरा होंगी ममता? पंजाब में सिद्धू का खेला होबे शुरू। माफी मंगवाने पर क्यों अड़े हैं कैप्टन? क्या है ऑक्सीजन वाली मौत का घोटाला? विपक्ष है तैयार, सियासी युद्ध आर पार। सबसे पहले बात ममता बनर्जी के मिशन 2024 की। आज ममता ने बंगाल से बाहर अपने सियासी प्लान का ट्रेलर जारी कर दिया। ममता ने विपक्ष की एकजुटता का नारा बुलंद किया। 2024 में दिल्ली फतेह करने के लिए बिगुल फूंक दिया। सियासत के पर्दे पर आज ममता बनर्जी ने अपने मिशन 2024 का ट्रेलर धूमधाम से रिलीज कर दिया। देश के 8 राज्यों में लाइव टेलीकास्ट हुआ। ममता की सियासी फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर डायलॉग तक जबरदस्त है। I have done one thing, I am showing you. देखो, हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि है देश को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हर स्टेट को बचाना। कोविड वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। कोविड में मर जाता है तब गंगा में डेड बॉडी भेज देता है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। इस फिल्म में मुख्य रोल में ममता बनर्जी हैं और सह कलाकार मोदी विरोधी गुट। कांग्रेस से पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह, एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, डीएमके से त्रुचि शिवा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी से मनोज झा, आप से संजय सिंह। फिल्म के डायरेक्टर से लेकर प्रोडक्शन का काम भी ममता बनर्जी के पास ही है। ट्रेलर देखकर जो समझ में आया वो यही है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राष्ट्रव्यापी प्लान का ऐलान किया। ऐलान ये कि 2024 का रण ऑल बनाम नरेंद्र मोदी होगा। सरल शब्दों में समझाएं तो ममता ने ऑफिशियली 2024 के चुनाव के लिए अपना सियासी पत्ता खेल दिया। I also want to meet the important opposition leaders. अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आपको उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 और 27 और 27, 28, 29। ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक। ममता बनर्जी ने अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिंदी में संबोधन किया। 2024 से पहले 8 राज्यों और 7 दलों के सामने अपना रोड मैप रखा। ममता कोलकाता से बोल रही थी और आवाज दिल्ली में गूंज रही थी, जिसके सियासी मायने बड़े हैं। दरअसल टीएमसी के शहीद दिवस पर ममता का लक्ष्य 2024 है। आज बंगाल दिखा दिया। आज हर स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हर लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फ्रंट बनाइए और एक फ्रंट से अभी से प्लानिंग कीजिए।
अगर आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर, कुछ नहीं होता। अगर डिजीज होने का साथ साथ में आप डिजीज को रुकने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ठीक से, तो पेशेंट अच्छा हो जा सकता है। तो अभी आपका टाइम है, जितना दिन आप वेस्ट करोगे इतना दिन ही नष्ट होगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक नया फ्रंट बनाने का मंत्र दिया। इसी सियासी मंत्र को लेकर 27 जुलाई को 3 दिन के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं। ममता ने विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेताओं से एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मीटिंग का न्योता दिया। 2024 में बचे 3 साल का इस्तेमाल आगे की रणनीति के लिए करना होगा। विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ वो रैली करेंगी। ममता ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर उनका फोरम सत्ता में आता है तो पूरे देश को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने खैला हौवे के नारे को दिल्ली पहुंचाने की बात भी कही और ऐलान किया कि 16 अगस्त को खैला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पेगासस मुद्दे पर ममता ने बीजेपी को घेरते हुए अपना मोबाइल फोन दिखाकर हमला बोला। ममता ने जासूसी के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया। सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं आप, इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, इसको सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं। मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस आप देखा आया, ऐसे हर केस है। खबर यह भी है कि ममता की नजरें 2024 से पहले 2022 में यूपी और गुजरात चुनाव पर हैं। उत्तर प्रदेश में ममता समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर सकती हैं, तो गुजरात में भी ममता ने सियासी एंट्री मार दी है। ममता बनर्जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने साफ कर दी है कि उनका लक्ष्य दिल्ली है और 2024 में वो सभी विरोधी पार्टियों को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं और इसकी शुरुआत वो अभी से करना चाह रही हैं, बहुत जल्द करना चाह रही हैं। दूसरी बात, वो दिल्ली जा रही हैं, दिल्ली में 3 दिन रहेंगी और दूसरी विरोधी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगी, खाका तैयार करेंगी किस तरह से 2024 में बीजेपी का मुकाबला करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ममता बनर्जी ने इस बार 21 जुलाई को इसीलिए चुनाव क्योंकि 21 जुलाई वार्षिक सबसे बड़ा टीएमसी का कार्यक्रम। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। तो देखा आपने, हर राष्ट्रीय मुद्दे पर बोल रही हैं, घेर रही हैं ममता बनर्जी। उनकी नजर 2024 पर है, पंजाब में सिद्धू की नजर 2022 पर है। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में शक्ति प्रदर्शन किया, 3 मंदिरों में हाजिरी लगाई, आशीर्वाद लेकर बोले पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। पहले कांग्रेस आला कमान के आशीर्वाद से पंजाब कांग्रेस की कमान मिली। पंजाब कांग्रेस के कैप्टन बने तो पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से आशीर्वाद लिया और जब सब कुछ सेट हो गया तो 2022 की अग्नि परीक्षा से पहले ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने पहुंचे। आज क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने एक तीर से 3 निशाने लगाए। इसे आप यूं समझिए 3 मंदिरों के दर पर हाजिरी लगाई, लेकिन यहीं पर सिद्धू ने शक्ति प्रदर्शन करके अपनी स्वीकार्यता को सिद्ध कर दिया। यानी कैप्टन से तनातनी के बीच कितने विधायक उनके साथ हैं, आज दुनिया को दिखा दिया। सिद्धू जब स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो पार्टी के 80 में से 62 विधायक उनके साथ थे। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त गोल्डन टेम्पल परिसर में माथा टेकने के बाद वापिस लौट रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से समर्थकों का हुजूम उनके साथ उमड़ा हुआ है। इस वक्त उनके साथ कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी नजर आ रहे हैं। 62 एमएलए का सपोर्ट उनको इस वक्त प्राप्त है। ये नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थकों का काफिला इस वक्त गोल्डन टेम्पल परिसर में मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक ये किस्म से शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सिद्धू के शक्ति प्रदर्शन में विधायकों और मंत्रियों को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ लेकर पहुंचे थे।
गोल्डन टेम्पल में आके गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं सर। गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद सब काम सफल होते हैं। भजन से पहले स्वर्ण मंदिर में सिद्धू ने भोजन किया। ये तस्वीर उसी मीटिंग की है जो मत्था टेकने से पहले खींची गई। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल पर सिद्धू के साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। नवजोत सिंह सिद्धू को ये कहना चाहते हैं कि आप प्रधान बने हो, कैप्टन की तरह मत करना, लोगों को मिसगाइड मत करना, गुटखा साहब पकड़ के झूठी सोने मत खाना। अब गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेक के चले हो ना, तो साफ सुथरी राजनीति करना। संदेश सीधा और सपाट है कि पंजाब कांग्रेस के विधायकों को सिद्धू कबूल है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर दर्शन से वोट बैंक के गणित को भी साधने की कोशिश की। नवजोत सिंह सिद्धू 62 विधायक और 3 कैबिनेट मंत्री इस वक्त स्वर्ण मंदिर परिसर में माथा टेकने के बाद अपने वाहनों और इस बस में सवार हो गए हैं। 62 विधायक इस बस में बैठे हुए हैं, कुछ गाड़ियों में सवार हैं। ये लोग सभी स्वर्ण मंदिर परिसर में माथा टेकने के लिए आए थे। इनके साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे। इसके बाद ये 2 अन्य प्रमुख मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाएंगे। इसमें दुर्गाना मंदिर खास है, महर्षि वाल्मीकि मंदिर खास है। सो कुल मिलाकर आज ये धार्मिक मंदिरों के दर्शनों के लिए नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थन उमड़े हैं। लेकिन मौका भले ही धार्मिक हो, एक तरफ से ये शक्ति परीक्षण है। शक्ति परीक्षण कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के खिलाफ। अब आप इन 3 तस्वीरों से सियासी मायने भी समझिए। कैप्टन अमरिंदर ने आला कमान से हिंदू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही थी। तर्क ये था कि सिख सीएम और सिख प्रदेश अध्यक्ष से 2022 में हिंदू नाराज हो सकते हैं। आज सिद्धू ने मंदिर मंदिर घूमकर बड़ा मैसेज दिया। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर सिख समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। वाल्मीकि समाज के आस्था के केंद्र रामतीर्थ मंदिर के दर हाजिरी लगाकर दलितों को साधने का प्रयास किया, तो वहीं प्रसिद्ध दुर्गाना मंदिर में जाकर प्रदेश के 39% हिंदू समुदाय को अपने साथ लाने की कोशिश की। एक लाइन बोलांगा, बाहर माता दी जोत दे उत्ते खड़ के उस जोत नाल एक होके अरदास कीती है कि पंजाब दे कल्याण च मेरा कल्याण निहित कर। धर्म यात्रा के बहाने सिद्धू ने अपने इस शक्ति प्रदर्शन से एक बात साफ कर दी कि पंजाब कांग्रेस के बॉस वही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले 3 दिनों के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों का समर्थन जुटाया है, उससे कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे को ये संदेश गया है कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कैप्टन अमरिंदर से नाराजगी क्या 2022 में कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। सिद्धू को कमान तो मिल गई, लेकिन अपने चेहरे पर पंजाब में कांग्रेस को जीतना आसान नहीं होगा। कैप्टन ने पंजाब में मोदी लहर को 2014 में रोका, 2017 में रोका और 2019 में भी रोका। तो क्या ऐसा ही कमाल सिद्धू कर पाएंगे? ये आने वाला वक्त तय करेगा। मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। नवजोत सिंह सिद्धू हैं, क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का, अगर नवजोत सिंह सिद्धू खेलने के लिए उतरेंगे तो अंदाज अलग होगा ही। एक तीर से 2 निशाने साधे हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने। एक तो उन्होंने आला कमान को संदेश दिया और साथ ही संदेश दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को। आला कमान को यह संदेश कि जो फैसला उन्होंने लिया है उन्हें कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाने का पंजाब में, वो विधायकों को कबूल है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन को यह संदेश कि माफी नहीं मांगेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो गई, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विवाद सुलझने के बजाय और उलझ गया। सिद्धू को बधाई पर बधाई मिल रही है, लेकिन अभी तक कैप्टन का क्रोध कम नहीं हुआ। शर्त ये रखी है कि जब तक सार्वजनिक तौर पर सिद्धू माफी नहीं मांगते, मुलाकात नहीं होगी। यानी पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष में कोई सुलह नहीं हुई। कैप्टन अपनी शर्त पर अड़े हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू उनसे दूर खड़े हैं। दोनों के रिश्तों में खाई पड़ती नजर नहीं आ रही। कैप्टन ने एक लाइन में कह दिया कि जब तक माफी नहीं तब तक कोई बातचीत नहीं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करते हुए लिखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए नवजोत सिंह द्वारा समय मांगने वाली खबरें झूठी हैं। कोई समय नहीं मांगा गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के रुख में कोई बदलाव नहीं है। वो सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो सोशल मीडिया पर कैप्टन पर हमला करने को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। सुलह के बीच सबसे बड़ा रोड़ा अतीत में सिद्धू के दिए बयान और हाल में कैप्टन के खिलाफ किया गया ट्वीट है।
कांग्रेस आलाकमान का ऑर्डर तो कैप्टन ने कबूल कर लिया, लेकिन सिद्धू से मेल मिलाप को तैयार नहीं। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। शब्दों के यही बात कैप्टन अमरिंदर को चुभ रहे हैं, लेकिन सिद्धू अब तक कैप्टन की शर्त मानने को तैयार नहीं। उनके समर्थक भी माफी के खिलाफ हैं। माफी क्यों मंगन? माफी कोई ना कोई जुर्म थोड़ी कीता भी माफी मंगन। माफी क्यों मंगणगे? माफी मूफी कोई नहीं मंगनी, क्योंकि सारी दुनिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। समर्थकों का कहना है कि सिद्धू ने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके लिए कैप्टन से माफी मांगी जाए। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ सच बोलना कोई माड़ी गल नहीं। किस गल की माफी करते हैं? कोई माफी नहीं होगी जी। आला कमान ने सिद्धू को पंजाब की कमान सौंप दी। ऐसे में कैप्टन की सिद्धू से अदावत आला कमान के आदेश के खिलाफ बगावत मानी जाएगी। सिद्धू कैंप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि माफी का कोई सवाल नहीं। सिद्धू माफी मांगने को तैयार नहीं, तो क्या अब कैप्टन कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? आज तक ब्यूरो। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब की सियासत है वो पिछले 2-3 दिनों से गरमाई हुई है, क्योंकि कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। 3 दिन हो गए उनको अध्यक्ष बने हुए, और अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको मुबारकबाद तक नहीं दी है। कैप्टन का खेमा और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की थी कि नवजोत सिंह सिद्धू जब तक अपने ट्वीट्स के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। वहीं सिद्धू का खेमा अड़ा हुआ है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अगर माफी मांगनी है तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे चुनावी वायदे थे जिनको पूरा नहीं कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। तो पंजाब का सियासी घमासान आपने देख लिया, लेकिन एक सियासी जंग छिड़ी हुई है ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड की दूसरी लहर के वक्त की मौतों को लेकर। जी हां, विपक्ष घेर रहा है, सरकार कह रही है राज्यों ने क्यों नहीं कहा। अब इस बीच पूरा ये सियासी घोटाला क्या है, देखिए। सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए दौड़ते भागते लोगों की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में जो कहा उसने अब सबको हैरान कर दिया। संसद में सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत से दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौतों की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई है। इसी आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केसों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन से कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की है। सरकार के इस जवाब पर सबसे तीखा हमला सांसद राहुल गांधी ने किया। राहुल ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी है, तब भी थी, आज भी है। पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, और बीजेपी भी कम हमलावर नहीं। उनकी सफाई है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी, तो राज्य बताएं आखिर उन्होंने सच क्यों छिपाया और आज दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं। जो सरकार अपनी जरा सी भी गलती नहीं मानती, जो सरकार सही आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। इस झूठ के खिलाफ कल मैं प्रिविलेज का नोटिस दे रहा हूं। आपने देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है, इसका मैं नोटिस दे रहा हूं। तो आप तैयारी क्या करेंगे? अगली जो तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसमें क्या करेंगे आप? अगर
केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए। अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए, क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार, साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास, स्वीकारिए। लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं ना आप, ये आंकड़े के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा। तो स्पेशल रिपोर्ट में सियासी घमासान जो देश भर में छिड़ा हुआ है वो आपने देख लिया। एक ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का प्लान बी क्या था। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात पॉर्न रैकेट में आरोपी राज कुंद्रा की। राज कुंद्रा फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि कुंद्रा का अश्लील धंधे में प्लान बी भी तैयार था। राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट हैरान करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले तक राज कुंद्रा की गिनती देश के कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर होती थी, लेकिन आज अगर किसी से आप पूछेंगे कि राज कुंद्रा जैसा बनना चाहेंगे तो अधिकतर जवाब ना में ही होगा। कहावत पुरानी है लेकिन बड़ी ठोस है कि अर्श से फर्श पर आने में जरा भी देर नहीं लगती, और फिलहाल जेल में बंद राज कुंद्रा इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में कारोबारी राज कुंद्रा को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राज कुंद्रा ने भविष्य के लिए अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया था। राज कुंद्रा को शायद अंदेशा था कि जांच एजेंसियों का पंजा किसी भी दिन उसकी गिरेबान और अश्लील धंधे तक जरूर पहुंचेगा। क्राइम ब्रांच को मिले व्हाट्सएप चैट इसी प्लान बी का खुलासा कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें राज कुंद्रा, उसके पूर्व पीए उमेश कामत और प्रदीप बख्शी के बीच धंधे और प्लान बी को लेकर प्लानिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा कैद है। एक चैट 10 नवंबर 2020 का है। इसमें राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच संदेशों का आदान प्रदान है। इसमें पहले एक न्यूज आर्टिकल का लिंक शेयर किया गया है। इस न्यूज आर्टिकल के मुताबिक पोर्न कंटेंट दिखाए जाने की वजह से 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को महाराष्ट्र साइबर सेल की सख्ती की जानकारी है। राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच बोलीफेम को लेकर बातचीत हुई। दरअसल राज कुंद्रा ने बोलीफेम को ही प्लान बी का नाम दिया था। बहुत बढ़िया हुआ कि हमने बोलीफेम की तैयारी की। हम ऑफिस आकर बात करते हैं। एचएफ को फिर से चालू करने के लिए हमें बीएफ को जारी रखना चाहिए। हमें तब तक के लिए सारे बोल्ड कंटेंट निकाल देने चाहिए। मुझे शक है कि वो लोग ऑल्ट वाला जी के कंटेंट निकालेंगे। ये इतना गंभीर नहीं है। वो लोग सिर्फ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को निकालने के लिए कहेंगे। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में प्लान बी पर और लंबी बात हुई। धंधे से काली कमाई का भी जिक्र हुआ। मुझे नहीं लगता इससे फायदा होगा। अगर बोल्ड कंटेंट हटा लिया जाए तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आज फिल्म से कमाई महज 15 से 20 हजार हो रही है। लाइव कंटेंट ही भविष्य है। हमें पुराने कंटेंट को बेचकर जल्दी से 50 लाख कमा लेने चाहिए। राज कुंद्रा ने एच अकाउंट्स के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसी ग्रुप के सदस्य आपस में अपने प्लान बी को लेकर बात करते थे। आगे देखिए इनकी क्या और प्लानिंग थी। बहुत बढ़िया, प्लान बी शुरू हो गया है। 2 से 3 सप्ताह में नया ऐप iOS और एंड्रॉयड में शुरू हो जाएगा। ये एक वरदान है। राज, क्या हम तब तक सभी बोल्ड फिल्म को हटा ले और फिर प्ले स्टोर से अपील करें? टोटल ऑर्डर 2139, टोटल कॉइन 4,77,684, टोटल सेल 6,37,932, MTD सेल्स 34,20,387, लाइव रेवेन्यू 1,85,859, मूवी सेल 4,52,073। शानदार। प्रदीप बख्शी, हमारी एक लाइव आर्टिस्ट प्रिया सेनगुप्ता को पेमेंट नहीं मिला है और वो सॉफ्ट कॉपी मांग रही है। राज कुंद्रा को ये भनक लग चुकी थी कि हॉट शॉट ऐप पर पुलिस की नज़र है, इसलिए नए व्हाट्सएप चैट्स में ये बात सामने आई है कि राज कुंद्रा एक प्लान बी की तैयारी कर रहा था। वो प्लान बी क्या था? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलीफेम के जरिए मॉडल्स का लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करवाना। वाकई राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट चौंकाने वाले हैं।
राज की मुश्किल और बढ़ने वाली है क्योंकि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के दफ्तर से एक सर्वर भी सीज किया है। आशंका है कि इस सर्वर का इस्तेमाल फोन, मूवी और कंटेंट को अलग अलग ऐप पर डाउनलोड करने के लिए होता था। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए आईटी प्रोफेशनल की भी मदद ले रही है। फिलहाल राज कुंद्रा 23 जुलाई तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। जाहिर सी बात है कि इस अश्लील धंधे की अभी और कई परतों का खुलना बाकी है। न जाने कितने और बड़े नाम, बड़ी हस्तियां इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि क्राइम ब्रांच कई महीनों से इस पॉर्न रैकेट की परतों को खोलने में लगा हुआ था। फरवरी में ही सबसे पहले 5 लोगों को मुंबई के एक बंगले से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एक एक करके इस काले धंधे से जुड़े दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी होती गई। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा का यह धंधा भारत से लेकर 7 समंदर पार ब्रिटेन तक फैला है। उन्नीस जुलाई को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी और आज की तारीख तक लगातार एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले, हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। राज कुंद्रा एंड कंपनी का प्लान बी भी तैयार था, लेकिन मुमकिन है कि अभी कुछ और चिरपरिचित नाम आपके सामने आ सकते हैं। मुंबई से लेकर विदेशों तक इस पोर्न रैकेट केस में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सभी 11 आरोपियों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इन पर धोखाधड़ी, महिला से अपमानजनक व्यवहार करना और अश्लील गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। इन सभी पर आईटी एक्ट की सख्त धाराएं भी लगाई गई हैं। हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर अश्लीलता की थाली परोसने के इस पूरे मामले की पहली परत फरवरी 2021 में खुलनी शुरू हुई थी। फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मड बंगलों पर छापा मारा और पोर्न फिल्मों के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 42 साल की फिल्मों की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी शामिल थी। फिल्मों के 2 एक्टर, फोटोग्राफर और क्रिएटिव डायरेक्टर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इस मामले में छठी गिरफ्तारी भी फरवरी में हुई। 32 साल की मॉडल गहना वशिष्ठ उर्फ वंदना रविंद्र तिवारी की। गहना वशिष्ठ की निशानदेही पर ही 8 फरवरी को उमेश कामत को गिरफ्तार किया गया। ये वही उमेश कामत है जो इंग्लैंड की एक कंपनी कैनरिन के एमडी थे और राज कुंद्रा के पूर्व सहयोगी। पुलिस के मुताबिक गहना वशिष्ठ एक प्रोडक्शन हाउस चलाती है और उमेश कामत को अश्लील कंटेंट भेजती थी। बाद में उमेश कामत उन वीडियो को पोर्न साइट पर विदेशी आईपी एड्रेस के जरिए अपलोड करता था। गहना वशिष्ठ 5 महीने तक जेल में रही और अब जमानत पर बाहर है। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में गहना ने पुलिस के आरोपों को झूठा कहा और दलील दी कि उसका पोर्न रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ऐसे केस के लिए ऑलमोस्ट 5 मंथ्स जेल में रहकर आई हूँ जो कभी हुआ ही नहीं। जो क्राइम ब्रांच के पास जो केस है उसकी बात करें, जो पोर्न रैकेट बताया जा रहा है जिसमें राज कुंद्रा अरेस्ट हुए हैं, उसमें आपने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि कई रिच और फेमस लोग का भी नाम इस केस में सामने आ सकता है। तो वो लोग कौन है और क्या पुलिस को आपने इस बारे में भी जानकारी दी है? ये जो केस है राज कुंद्रा और मीरा वाला, तो पहली बात तो कि ये कोई पॉर्न फिल्म है नहीं यार, कोई पॉर्न फिल्म नहीं है। नॉर्मल बोल्ड फिल्म है, एरोटिक फिल्म है, जैसे नेटफ्लिक्स बनाती है, अमेजॉन प्राइम बनाता है, वूट बनाता है, एरोस बनाता है, उल्लू बनाता है और एक बालाजी बनाता है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि इंग्लैंड की कैनरिन कंपनी का ताल्लुक राज कुंद्रा से है, जबकि उमेश कामत पहले राज कुंद्रा की कंपनी विवान इंडस्ट्रीज के लिए काम करता था। पुलिस के मुताबिक गहना वशिष्ठ से पूछताछ के दौरान दीपा शंकर, पारितोष उर्फ शान और तनवीर हाशमी उर्फ टॉन की भी गिरफ्तारी हुई। इन पर अश्लील सामग्री को अलग अलग मोबाइल ऐप मालिकों को बेचने का आरोप है। 19 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के ऑफिस पर छापेमारी की। सबूतों के आधार पर पुलिस ने राज कुंद्रा और उसकी कंपनी के आईटी हेड रयान थोर्प को गिरफ्तार किया। हॉटशॉट ऐप ये भले ही यूके नामक कंपनी पे रजिस्टर्ड हो, लेकिन इसे चला राज कुंद्रा अपने मुंबई ऑफिस से रहा था।
अब वियान ग्रुप और कैनरिंग कंपनी के बीच में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसका फाइनेंशियल ऑडिट मुंबई क्राइम ब्रांच करने वाली है और ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार अगर राज कुंद्रा को इस पूरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था तो उसका पैसा उस तक कैसे पहुंच रहा था। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आरोप बेहद संगीन है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को यकीन है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि क्या होगा, लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड मुझे इतना नॉलेज नहीं उनकी ऐप के बारे में। मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक ही इज ए नाइस गाय राज कुंद्रा। देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है, तो कोर्ट ही बता सकते हैं। इंतजार अब पुलिस के आगे के एक्शन और चार्जशीट दाखिल करने पर है, जिसमें इस मामले की और बारीक जानकारी सामने आएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का शिकंजा पड़ चुका है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कुंद्रा का नाम किसी विवाद में सामने आया हो। 2009 पहली बार राज कुंद्रा पर आईपीएल में सट्टेबाजी का आरोप लगा था और तो और दिल्ली पुलिस राज कुंद्रा को एक बार गिरफ्तार भी कर चुकी है। सिर्फ कारोबारी ही नहीं, निजी जिंदगी में भी राज कुंद्रा का नाम बदनाम हो चुका है। साल 2009 में आई राज कुंद्रा की इस तस्वीर ने उस वक्त जताया था कि अगर भारत में कामयाब बनना है तो क्रिकेट से नाता जोड़ना बड़े ही फायदे का सौदा है। जी हाँ, सौदा फायदे का ही था, लेकिन लालच भी एक बुरी बला होती है। शायद कम समय में और शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सोच ने राज कुंद्रा को एक के बाद एक विवादों के दलदल में धंसने को मजबूर कर दिया। राज कुंद्रा की निजी और कारोबारी जिंदगी दोनों पर सालों तक विवाद का साया रहा। राज कुंद्रा ने 2009 में आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स में पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ 12% की हिस्सेदारी खरीदी, लेकिन उसी साल राज कुंद्रा उस वक्त विवादों में घिर गए जब उनके ऊपर आईपीएल में सट्टेबाजी का आरोप लगा। जून 2013 में राज कुंद्रा के ऊपर आईपीएल में फिर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा, जिसके बाद वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में भी आए थे। बाद में राज ने कबूल भी कर लिया था कि उन्होंने टीम को लेकर सट्टा खेला था और इसमें काफी पैसा भी लगाया था। आईपीएल में सट्टा और स्पॉट फिक्सिंग के अलावा राज कुंद्रा बिटकॉइन मामले में भी फंसे थे। इस मामले में राज कुंद्रा के ऊपर रुपयों की हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद ईडी ने मामले की जांच की। राज कुंद्रा पर आरोप लगा कि वो गेन बिटकॉइन कंपनी से जुड़े थे, जो 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का हिस्सा थी। राज कुंद्रा की सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ भी विवादों के घेरे में रही है। राज कुंद्रा ने साल 2005 में कविता नाम की लड़की से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद ही 2007 में कुंद्रा ने कविता को तलाक दे दिया। तलाक के 2 साल बाद 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने शादी की। इस शादी के बाद शिल्पा शेट्टी को होम ब्रेकर तक कहा गया था। मतलब साफ है कि राज कुंद्रा का नाम पहली बार विवाद पट्टिका में शामिल नहीं हुआ है। ये खिलाड़ी तो बड़ा पुराना निकला। पॉर्न फिल्म बनाने और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन पर अपलोड करने के मामले में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। यह पहली बार नहीं है कि राज कुंद्रा का पाला पुलिस से पड़ा है। इससे पहले भी अन्य बहुत से केसेस में राज कुंद्रा से पुलिस और एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। पुणे पुलिस एक 2000 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ की थी। इसके अलावा ईडी के अफसरों ने 2 से 3 बार इकबाल मिर्ची केस में राज कुंद्रा से पूछताछ की, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र साइबर सेल ने राज कुंद्रा की एप्लीकेशन पर केस दर्ज किया, राज कुंद्रा पर केस दर्ज किया, जिसके वजह से राज कुंद्रा को कोर्ट की दौड़ लगानी पड़ी और अंतरिम बेल लेनी पड़ी। इसी तरीके से राज कुंद्रा किसी न किसी वजह से पुलिस और एजेंसियों के सामने आते रहे, उनसे पूछताछ होती रही, पर वो बचे रहे। इस बार उन्हें मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कैमरा पर्सन किरण सपकाल और मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।